तो गुड मॉर्निंग। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था राजस्थान अध्ययन की क्लास 9th की बुक में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो उसमें अपन ने देखा था, थोड़ा सा रूपरेखा देखी थी कि ये पार्ट कैसे चलेगा। सबसे पहले उसमें पाषाण काल था, फिर ताम्र पाषाण काल आया था, फिर कांस्य युगीन आया था। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें देखी थी अपन ने मौर्य काल के बारे में, फिर राजस्थान के नामकरण को लेकर चीज़ें देखी थी। जनपद का राजस्थान से क्या जो है वो संबंध था वो देखा था। और उसके बाद अपन ने देखा था थोड़ा सा आर्य और राजस्थान का क्या संबंध था। आज हम थोड़ा सा जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्राचीन सभ्यताएं थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, राजस्थान और प्रस्तर युग का क्या संबंध। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। राजस्थान और प्रस्तर युग अर्थात जो है वो पाषाणकालीन युग, जब पत्थर का उपयोग किया जाता था, जब पत्थर पहली बार जो है वो मानव जीवन में आया, उसके विभिन्न यूज थे। जैसे कि पत्थर का प्रयोग किया जाता था, शिकार के लिए किया जाता था, आपसी लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें पत्थरों को तिकोना करके जो है वो प्रयोग में लिया जाता था आपसी लड़ाइयों में। उसके बाद जो है वो अपने भोजन पकाने के लिए जो आधारशिला थी उसमें जो है वो पत्थरों को रखा जाता था। तो ये सब चीज़ों में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो राजस्थान का प्रस्तर युग के साथ क्या संबंध है वो अपन देखते हैं। राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ अथवा उसके क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों अथवा उनकी सहायक नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं। तो ये पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है कि राजस्थान में जो है वो आदि मानव मतलब जो है पहली बार मनुष्य का उद्भव कब हुआ, पहली बार मनुष्य कब आया और कहाँ से आया और वो क्या क्या करता था, इसके संबंधित तो हमको क्या है जो है वो लिखित इतिहास, इसके संबंधित जो अपन को जो है वो सोर्सेज नहीं मिलते, इसके संबंधित अपन को एविडेंसेस साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं कि वो आदि मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ, कहाँ हुआ और वो क्या क्या करता था। परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष, परंतु जो है वो ओल्ड स्टोन एज के जो है वो अवशेष, मतलब ओल्ड स्टोन एज की जो चीजें हैं, चीजों में क्या क्या इंक्लूड हो गई, बहुत सारी चीजें आती है, जैसे शिलालेख आ गए, सिक्के आ गए, ताम्रपत्र आ गए, पुरातत्वीय अवशेष आ गए। ये सारी चीजें जो है वो अपन को कहाँ से मिलती है, अजमेर से, अलवर से, चित्तौड़ से, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियाँ, क्योंकि नदियों को कहा जाता है कि वे होती है सभ्यताओं का पालना होती है, इसलिए जो अधिकतर सभ्यता है वो नदियों के किनारे ही बसी थी। इसके कारण जो है वो ज़्यादातर सेंटर्स जो हैं, ज़्यादातर जो केंद्र हैं प्रस्तर युग के, या किसी भी आप सभ्यता के सेंटर देख लोगे तो वो जो केंद्र आपको किसके पास मिलेंगे, नदियों के पास ही मिलेंगे और उनकी सहायक नदियों के पास मिलेंगे। चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर, चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा होगा। ये स्टेटमेंट भी आपको कंपटीशन एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें लिख कर दिया जा सकता है कि चित्तौड़ का पूर्व भाग औजारों हेतु प्रसिद्ध था। क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो ये सीधी सी जो है वो राजस्थान अध्ययन बुक की जो है वो लाइन है, ये आप देख सकते हो कि चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर औजारों की उपलब्धता इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि उपकरणों को बनाने का प्रमुख कारखाना यहाँ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखें अपन तो लूनी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। लूनी नदी के तट में अपन पढ़ेंगे, जैसे कि बागोर पढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि जो है वो तांबे की छेद वाली सुई और ऐसी हमको जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो प्रारंभिक कालीन जो है वो उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण एवं नवीन पाषाण युग है। सबसे पहले तो क्या आता है, सबसे पहले भी किसी भी चीज़ का जो देखेंगे तो अपन प्राचीन आएगा, फिर उसका मध्य आएगा, फिर उसका नव आएगा, और अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रस्तर युग पढ़ रहे हैं। प्रस्तर युग अर्थात पाषाण काल, स्टोन एज पढ़ रहे हैं, पत्थरों का जो उपयोग हो रहा था वो चीज अपन पढ़ रहे हैं। उस काल में जब क्या क्या होता था तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया, प्राचीन, मध्य और नव पाषाण कालीन। ठीक है, एक तो जो हो गया वो ओल्ड स्टोन एज, एक मीजोलिथिक एज और एक चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखें आज से हजारों वर्ष से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही है। आज से नहीं, हजारों वर्ष पूर्व से जो है वो ये संस्कृति क्या होती है, विकसित होती रही है।
इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूनी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च और सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो है वो बेड़च आहड़ सभ्यता नाम से, उसके बाद जो है वो लूनी, और इन नदियों के किनारे जो बागोर तिलवाड़ा जैसी सभ्यता जो विकसित हुई है वो जो है वो इसका उदाहरण देती है इस काल के उपकरणों का। उसके बाद देखें तो बागोर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नत पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। अर्थात जो बागोर और तिलवाड़ा से जो उत्खनन हुआ वहां से हमको जो चीजें प्राप्त हुई वो चीज जो है वो नवीन पाषाण काल की तकनीक पर जो है वो ज्यादा प्रभाव रखती है, उनसे संबंधित है, ऐसा इसका कहना है। इनके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक, ये आप पूरा ले सकते हैं। मध्य और मध्य पूर्वी राजस्थान, ये पूरा एरिया जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, ये पूरा जो भाग है यहाँ से क्या है नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको सीधे ये जो राज्य है जिले हैं, सॉरी ये जो जिले हैं वहां से कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। तब स्टोन एज जो थी, पत्थरों का उपयोग था, उसमें तीन भाग हुए, तो प्राचीन, मध्य और नवीन पाषाण। पहले क्या होता था, पत्थर थे, पत्थर के कारण जो है वो युद्ध होता जब भी, तो एक जो है वो सेना दूसरी सेना पर जो है पत्थरों द्वारा आक्रमण करती, परंतु उससे क्या होता कि युद्ध निर्णायक नहीं हुआ करते थे। इसके कारण फिर जो पत्थरों को जो है वो तिकोना किया गया। तिकोना करने के कारण क्या हुआ कि हंटिंग, शिकार जो है वो आसान हुआ, क्योंकि जो है वो सीधे सीधे जैसे पत्थर होंगे, उबड़ खाबड़ होंगे, उससे क्या होगा कि जो शिकार करना बहुत बेहद कठिन हो जाता है। परंतु जब उन्हें तिकोना किया जाता है, शार्प किया जाता है, तो उसके कारण क्या है कि वो आप कोई भी जो शिकार है वो आसानी से उसको कर सकते हो, उसको पका भी सकते हो और उसको खा भी सकते हो। तो ये तीनों स्टेजेस हैं, ये तीनों भाग में जो है वो पाषाण काल विभाजित है, कि जैसे जैसे स्टोन का, पत्थर का कैसे विकास किया, मानव ने पत्थर का विकास किस प्रकार से किया, उसका उपयोग किस प्रकार से किया कि ताकि वो अपने जीवन में उसका बेस्ट उपयोग ले सके। तो ये पाषाण काल की पूरी सीमा रहती है कि एक तो प्राचीन हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया। इसके बाद जो है उनको धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। पहले से केवल पत्थर से परिचित थे, उस समय धातु से परिचित नहीं थे, परंतु यहाँ क्या लिखा है, धीरे धीरे नवीन पाषाण युग के कई हजार वर्ष गुजरने के बाद जो है वो वस्तुओं का, धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले, 6000 ईयर्स बिफोर, पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु समयांतर में जब तांबा और पीतल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। परंतु जब टाइम के साथ जो है वो पाषाण काल के बाद जब उनको जो है वो तांबा, पीतल और लोहा, इन सब का जब ज्ञान हुआ तो उनका उपयोग इन्होंने किस में करा, तो औजार बनाने में किया। सिमिलरली किस में उपयोग करेंगे वो, तो औजार बनाने में, कृषि के उपकरण बनाने में करेंगे, खेती बाड़ी में करेंगे, वो जो है वो पशुओं की हंटिंग, शिकार करने में करेंगे, उनमें इन्होंने क्या किया, धातु का उपयोग करने लगे। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरण से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा। इसको हम उदाहरण के तहत समझ सकते हैं कि जैसे कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन कैसे आसान हो गया। तो पहले जैसे कि आप सोच लीजिए कि पत्थर है, तो पत्थर से जो है अगर उसको पेड़ काटना है तो पेड़ काटने में उसको कितने वर्ष लग जाएंगे, परंतु उसके बाद जब धातु आया, धातु भी इतना उन्नत किस्म का नहीं था, वो इतना मतलब तीखा या तिकोना नहीं था कि उससे जो है वो आप पेड़ आसानी से काट पाए, मतलब डायरेक्ट उनको जो है वो धातु के रूप में जैसे आरी मिल गई या उसको जो है वो फावड़ा मिल गया, ऐसा नहीं हुआ था। उस समय धातु जो है वो रॉ फॉर्म में मिला था, कच्चे रूप में मिला था। उसको जो है वो प्रोसेस किया, उसको धीरे धीरे समय यांत्र के साथ जो है वो सीखा कि उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, कृषि में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, हल के रूप में, और उसके बाद जो है वो उसको पेड़ काटने हो, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी हो उससे खाना पकाने के लिए, अथवा जो है उसको शिकार करने के लिए, अब शेर जैसे बड़े जानवर आ जाए या फिर दूसरे हाथी, दूसरे जानवर जैसे जो जंगली जानवर है उनका उसको शिकार करना है, तो उसके लिए जो है वो तीखे नोक वाले जो है वो उपकरण उसको उपयोग में लेने पड़ेंगे, तो उसकी धार तेज करी। तो ये सब चीजों से क्या हुआ उसका, तो कार्य अच्छी तरह से करने लगा धातु के आने के बाद में। फिर उसके बाद जो है वो पहला सेंटर अपन पढ़े कालीबंगा। कालीबंगा एक जगह है, हनुमानगढ़ में पड़ती है, ठीक है।
यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती और द्रष्टवती नदी, सरस्वती और द्रष्टवती नदियों के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व बीसी की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। ये कितने साल पुरानी है? तो 2400 से 2250 बीसी की है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती और द्रष्टवती नदी के तट पर जो है वो स्थित है। कालीबंगा मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। नगर योजना के 2 टीले प्राप्त होते हैं। इनमें पूर्वी टीला नगर टीला है जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले, और पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में है। तो हम जब कालीबंगा को देखते हैं तो 2 टीले अर्थात जो है वो कह सकते हैं कि 2 भागों में जो है वो कालीबंगा प्राप्त हुआ है। एक तो जो है वो पश्चिमी भाग वेस्ट पार्ट, और एक जो है वो ईस्ट पार्ट। इसमें क्या कहा गया है कि वेस्ट पार्ट जो है वो तो जो था दुर्ग था, जहाँ पे फोर्ट था, जहाँ पे किला था, जहाँ पे राजा का स्थान था, वो स्थान जो है वो कालीबंगा के वेस्ट में है। जबकि ईस्ट कालीबंगा के पूर्व में वो भाग है जो कि सामान्य नगर था, जहाँ पे जो है वो लोग निवास करते थे, सामान्य जन जो है वो निवास करते थे। वो क्या था? तो उस नगर का पूर्वी भाग था। तो ऐसा माना जाता होगा कि उस समय में जो है वो पश्चिमी भाग में दुर्ग हुआ करता था जहाँ पे राजा निवास करता था, और पूर्वी भाग में जो है वो क्या हुआ करता था? सामान्य नगर हुआ करता था जहाँ पे सामान्य लोग जो है वो प्रजा जो है वो निवास किया करती थी। ये इस बात से हमको जानकारी मिलती। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। सुरक्षा प्राचीर का अर्थ है सुरक्षा दीवार, अर्थात जो परकोटा बना हुआ था। दोनों नगर अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। ये आपको मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिलता भी है राजस्थान के किसी एग्जाम का, कि ऐसा पूछा गया था कि स्टेटमेंट में डाला था कि राजस्थान में जो है वो कालीबंगा में जो है वो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट डाला था। तो ये यहाँ से लिया गया कि दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जब आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे तो उससे पता लगेगा, जैसे पाषाण काल को हमने 3 भाग में डिवाइड करा था, प्राचीन, मध्य और जो है वो नवपाषाण कालीन, ठीक उसी प्रकार से जो है वो पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा से पूर्व की चीज, हड़प्पा से पहले के जो है वो साक्ष्य, हड़प्पा काल के साक्ष्य, और उत्तर हड़प्पा के काल मतलब हड़प्पा के काल के बाद के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये स्टेटमेंट भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि जो है वो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में, ये कौन से काल के हैं? तो उत्तर हड़प्पा काल, पूर्व हड़प्पा काल, हड़प्पा कालीन, या फिर चौथा ऑप्शन कुछ और था। ये जो है वो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो है वो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो पूर्व हड़प्पा कालीन है, उस टाइम पीरियड का है, उस काल का है, पूर्व हड़प्पा काल का। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। तो पत्थर उस समय नहीं था, ऐसा माना जाता। कालीबंगा में पत्थर नहीं था, तो उस समय जो है दीवारें कैसे बनती थी? तो कच्ची ईंटों से बनाया करते थे, कच्ची ईंटों से बनाया करते थे, और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। मिट्टी से इन्हें क्या हुआ? जोड़ा जाता था। आज जैसे सीमेंट यूज करते हैं, ईंटों के पक्की ईंटों के मध्य जो सीमेंट यूज की जाती है, उस समय जो है कच्ची ईंटों के मध्य क्या यूज किया जाता था? मिट्टी से इन्हें जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यहाँ गग्गर नदी बहती है। वर्तमान में क्या है? यहाँ पे सरस्वती और द्रष्टवती नदी की जगह कौन सी नदी बहती है? गग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। तो सरस्वती का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती प्राचीन नाम किसका है? तो गग्गर का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले। अग्निवेदी का मतलब जो है वो यज्ञ कुंड जो होता था, वेदी का मतलब जो है कुंड होता है, और अग्नि मतलब जो है वो अग्नि मतलब आग। तो जो है वो पुरोहित के माध्यम से जो है वो जो भी यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे उनके लिए जो अग्नि वेदिकाएं होती थी उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। तो संभवतः यहाँ के लोग जो है वो विश्वास करते थे कि जो है यज्ञ के माध्यम से जो भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। चूंकि जो है वो यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि इन ईंटों को केवल जो है वो धूप में जो है वो सिकाई के लिए रखा जाता था, न कि जो है किसी प्रकार की आजकल जिस प्रकार से भट्टियां होती है ईंटों को सेकने के लिए वैसी होती थी। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सेंधव लिपि से मिलती जुलती है। सेंधव लिपि मतलब जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से बना है। सेंधव, सिंधु से बना क्या है? सेंधव बना है।
सिंधु घाटी सभ्यता में जो अपन को लिपि मिलती है, उस लिपि से जो है मिलती जुलती लिपि कहाँ पे पाई गई है? कालीबंगा में पाई गई, इसलिए इसको जो आईवीसी का भाग भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का भाग भी इसको कालीबंगा को माना जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि को जो है अभी तक किसी भी द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई मिली है। नालियां किसकी बनी है? हम जान रहे हैं कि जो है वो ईंट जो कच्ची हुआ करती थी, तो यहाँ पे जो नालियां मिली है जल प्रणाली की, वो लकड़ी की और ईंटों की नालियां बनी हुई मिली। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ थी, आर्थिक उन्नति के परिचायक। तो आर्थिक उन्नति मतलब जो आर्थिक रूप से जो है वो ये सशक्त थे, कालीबंगा वाले लोग जो है वो इकोनॉमिकली पैसों के रूप से जो है वो सशक्त थे, इस बात का जो है वो स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे। वो कैसे पता लगता है? तो वो इससे पता लगता है कि यहाँ पर जो है वो ताम्र मतलब जो है वो कॉपर से बने हुए जो है वो कृषि के कई औजार भी मिलते हैं, कृषि के उपकरण मिलते हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। जैसा कि मैंने कहा था कि कालीबंगा को आईवीसी का भाग माना गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का माना गया है भाग, तो इसकी जो है नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना से अनुरूप या मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। कालीबंगा की निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली है। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया, जिसका कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। तो कालीबंगा का जो है वो अंत क्यों हुआ, तो उसके कुछ कारण माने जाते हैं कि यहाँ पे या तो नदियां सूख गई थी, या नदी ने अपना मार्ग जो है वो बदल लिया था। इस कारण से यहाँ पे सभ्यता में जो लोग हैं वो स्थानांतरित हो गए, या फिर ये सभ्यता क्या हो गई, खत्म हो गई, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे एक और बात कही कि मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावना को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली है। यहाँ के लोग मानते थे कि जो है वो दफनाने के साथ में इनके जो है वो मिलते हैं खाने के बर्तन, मिट्टी के बर्तन रखे हुए मिले हैं, आभूषण मिले हैं। तो ये यहाँ माना जाता है कि ये जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और ये मानते थे कि जो है वो पुनर्जन्म होता है। इसके बाद अपन बात करें, कालीबंगा पढ़ लिया, कालीबंगा के बाद आता है आहड़। तो आहड़ आहड़ कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के भी कहाँ? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए, अब आप पूछेंगे कि हर नगर का जो है, हर जो भी नगर मिल रहा है उसका जो याद करना है कि ये कल जो है वो हर जिले के कौन से भाग में जो है वो स्थित है। जैसे कि अजमेर के दक्षिण में कौन स्थित है, टोंक के पश्चिम में कौन स्थित है, सीकर के पूर्व में कौन स्थित है, या उसके जैसलमेर के दक्षिण में कौन स्थित है, ये सब आपको याद करना है, ऐसा आप पूछेंगे। परंतु ऐसा नहीं है, जो चीज़ें आपको बुक में दे रखी है सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ना है, वो चीज़ें याद रखनी है। ऐसा हर चीज़ के लिए नहीं पढ़ना है। जैसे कालीबंगा के बारे में नहीं लिखा है कि हनुमानगढ़ के किस भाग में स्थित है, तो वो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। भले आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा, वो इम्पोर्टेंट है, परंतु इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उदयपुर के दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में स्थित, जैसे कि मान लीजिए ये उदयपुर है, ठीक है, तो इसके जो है वो दक्षिण पश्चिम अर्थात जो है वो इस भाग में क्या स्थित है? आहड़। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। तो आहड़ का किसका भाग माना जाता है? बनास नदी सभ्यता का भाग माना जाता है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। आहड़ या फिर आयड़ नदी जिसको कहा जाता है, उसके किनारे यह सभ्यता स्थित थी। यह ताम्रवटी नगरी अथवा धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके 2 नाम हैं, ये क्वेश्चन खूब बार आ चुका है। या तो आहड़ को क्या कहा जाता है? ताम्रवटी नगरी, क्योंकि यहाँ पर तांबे की जो है प्रचुरता पाई जाती थी, और इसे धूलकोट भी कहा जाता है। ये इसका क्या है? स्थानीय नाम है, धूलकोट। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी थी। ये सभ्यता आज से कितने वर्ष पूर्व बसी थी? 4000 वर्ष। विभिन्न उत्खननों के स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बसी और उजड़ी। तो उत्खनन के विभिन्न स्तरों से अपन को पता चलता है कि यहाँ पे कई बार जो है वो बस्ती बसी, उसके बाद जो है लोग वापस चले गए, स्थानांतरित हो गए, या फिर किसी कारणवश जो है यहाँ की नष्ट हो गई, उसके बाद वापस बसे यहाँ पर, फिर उसके बाद वापस नष्ट हुए। तो ऐसा जो है वो बार बार जो है यहाँ पर चलता रहा था। ऐसा अपन को उत्खनन से पता चलता है कि 18वीं सदी तक यहाँ पर कई बार बस्ती बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की अनेक खानों के होने से सतत रूप से स्थान के निवासी इस धातु के उपकरण को बनाते रहे, और उसे एक ताम्र युगीय कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आहड़ एक जो है ताम्रवटी नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। अन्य कोई भी बात यहाँ से नहीं है, ठीक है। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियां, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियां आदि सामग्री प्राप्त होती है। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से, धूलकोट अर्थात जो है आहड़ में जो एक टीला पाया गया है,
जैसा कालीबंगा में 2 टीले पाए गए थे, एक जो है वो पश्चिमी नगर था, एक जो है वो पूर्वी नगर था, वैसे ही यहाँ पर जो 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले में तांबे की कुल्हाड़ियाँ, जो ताम्रवटी नगर कहेंगे तो जो भी औजार मिलेंगे वो भी तांबे के ही मिलेंगे, तो कुल्हाड़ी मिल रही है जो कि कृषि में उपयोगी, औजार मिल रहे हैं, बांस के टुकड़े, हड्डियां मिल रही, आदि सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। तो मकानों की योजना में आगे खुला आंगन रखते थे और आगे जो है वो क्या रखते थे, गली भी रखते थे, इसका जो है वो व्यवस्था थी, ऐसा जो है वो माना जाता है। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का आहड़ में वृहत परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान में ऐसा आहड़ में पाया जाता है कि यहाँ पर 4 से 6 बड़े चूल्हे एक ही घर में जो है वो पाए जाते हैं, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा जो है लोगों के लिए जो भोजन पकाया जाता था। इसका साफ साफ ये अर्थ मिलता है कि यहाँ पर जो है वो परिवार होता था, वो सामूहिक जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था, जॉइंट फैमिली यहाँ पर हुआ करती थी, अर्थात जो है वो सामूहिक जो है वो परिवार हुआ करता था। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तन, उनके खंडित टुकड़ों से हमें उस युग के मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला मृत भांड बनाने में भी, मृत अर्थात क्या होता है, मिट्टी, भांड अर्थ होता है बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन बनाने में भी यहाँ के लोग क्या थे, निपुण थे। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व के से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं भी मिली हैं। ये क्वेश्चन आज तक तो आया नहीं है, परंतु बनाने को बन सकता है क्योंकि ये बुक में है। तो फर्स्ट बीसी से थर्ड बीसी से फर्स्ट बीसी पूर्व की क्या मिलती है, यूनानी मुद्राएं, ग्रीक मुद्राएं जो है वो मिलती है। यहाँ पे जो है वो ग्रीक मुद्राएं या फिर सिक्के अपन कह सकते हैं, कॉइन्स जो है वो मिलते हैं। इनसे इतना तो स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। तो ये स्टेटमेंट के रूप में डाला जा सकता है कि फर्स्ट से 4000 वर्ष पूर्व जो है वो राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ थर्ड में बीसी से जो है वो फर्स्ट बीसी की जो है मुद्राएं प्राप्त। इस बनास सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार गिलोंड, जो कि गिलोंड कहाँ पे है, राजसमंद में, बागोर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरण, कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन और कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है। तो इसका संपर्क मतलब जो है वो आहड़ का संबंध किससे था, नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरण, कायथा की प्राचीन सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन, कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है। तो यहाँ के बर्तन और आहड़ के बर्तन दोनों क्या रखते थे, समानता रखते थे, इससे जो है वो निर्दिष्ट होता है। इससे जो हमें पता लगता है कि यहाँ के जो है वो काले व लाल मिट्टी के बर्तन जो है वो इन दोनों की जो है समानता मिलती है। बैराट, बैराट कहाँ पे है, जयपुर में। पहले अपन ने क्या पढ़ा, कालीबंगा पढ़ा हनुमानगढ़ में, एक पढ़ा अपन ने आहड़ जो कि उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तीसरा अपन पढ़ रहे हैं बैराट। बैराट कहाँ पर है, जयपुर में है। जयपुर में जो है वो महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से जो है वो समीकरण किया जाता है। बैराट का अन्य नाम क्या है, विराटनगर भी है, जो कि महाभारत काल में जो है वो महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात है। डूंगरी का सीधा सा होता है कि जयपुर वाले क्षेत्र में, जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में जो है वो पहाड़ों को डूंगरी कहा जाता है, जैसे कि उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में जो है वो पहाड़ियों को मगरा या फिर मगरी कहा जाता है, मगरी कहा जाता है, और सिरोही के आसपास वाले क्षेत्रों में जो है वो मगरा कहा जाता है पहाड़ियों को। ठीक है, तो सिरोही में मगरा, उदयपुर में मगरी और जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र पहाड़ियों को डूंगरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो यहाँ की बीजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। तो अशोक का जो है वो भाब्रू शिलालेख खोजने वाला जो कौन है, बीजक डूंगरी बैराट से कैप्टन बर्ट ने जो इसको खोजा था। इसके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर अर्थात जो है वो गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के जो है साक्ष्य मिले हैं। ये सभी जो है वो मौर्य युगीन है। तो हम कह सकते हैं कि बैराट जो है वो मौर्य काल का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। यहाँ से हमको बौद्ध स्तूप मिलते हैं, बौद्ध जो है वो मंदिर मिलते हैं, अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिलते हैं, कैप्टन बर्ट को जो है वो
बीजक डूंगरी से क्या मिला है, भाबरू शिलालेख मिला है। ये सभी अवशेष मौर्य युग में। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मीर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया, क्योंकि हूण जो थे वो जो है वो शिव जी के भक्त हुआ करते थे। तो उन्होंने जो है वो ऐसा माना जाता है कि हूण राजा मीर कुल जब आया था तो उसने बेराट को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। वहाँ पे जो भी बौद्ध मठ थे उनको भी क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। चीनी यात्री व वैनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। तो चीनी यात्री जो है वैनसांग, उसने भी जो है अपने यात्रा वृत्तांत में किसका उल्लेख किया है, बेराट का उल्लेख किया है। तो ये 4-5 चीजें अपन को पूछी जा सकती हैं बेराट से भी। सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र, अब देखिए सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, बेराट पढ़ लिया, आहड़ पढ़ लिया, कालीबंगा पढ़ लिया, और अपन ने शुरुआत कहाँ से करी थी, राजस्थान और प्रस्तर युग से। उसके बाद देखें तो सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र कौन से हो सकते हैं। पाषाण काल सभ्यता के केंद्र बागोर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो पूर्व में जो है माना जाता था कि कृषि और पशुपालन दो ही मेन चीजें हैं। या तो क्या करेंगे, कृषि करेंगे, क्योंकि खाना तो बहुत ही जरूरी था। तो उसके लिए जो अन्न कैसे उगाएंगे, तो अन्न उगाएंगे, तो अन्न उगाने के लिए करना पड़ेगा, खेत को जोतना पड़ेगा। खेत को जोतने के लिए क्या है, पशुओं को पालना ही पड़ेगा। पशुपालन के माध्यम से जो है वो दूध, और उसके अलावा जो है वो खेत जोतने में, अन्य भार ढोने में, और बहुत ही जो है वो विविध प्रकार के कार्यों के लिए जो है वो उपयोग किया जाता था। तो मेन जो दो जो है वो व्यवसाय माने जाते थे, दो जो ऑक्यूपेशन माने जाते थे, तो वो माने जाते थे प्राचीन काल में। एक तो क्या हो सकता है, कृषि, और एक हो सकता है अपने पशुपालन। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, अर्थात जो इससे पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य अभी तक तो नहीं मिले हैं, सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य पशुपालन के जो है, प्राचीनतम एविडेंस के यहाँ पे पशुपालन होता था, वो कहाँ से मिलता है अपन को, पूरे भारत में जो है बागोर से। तो अपन देखेंगे ताम्रयुगीन सभ्यता के दो वृहद समूह सरस्वती तथा बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया गया है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता के मेन दो सेंटर कौन कौन से थे, एक तो सरस्वती नदी के किनारे हो गए जैसे कालीबंगा, और बनास नदी के किनारे जैसे कि आहड़, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में अपन पढ़ के आए, जैसे कि आहड़ भी पढ़ के आए और ऊपर कालीबंगा भी पढ़ कर आए। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं। गणेश्वर खेतड़ी, गणेश्वर सीकर खेतड़ी, दरीबा ओजियाना, भीलवाड़ा, कुराड़ा, नागौर आदि से प्राप्त ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ में भी होता था। यहाँ से जो गणेश्वर खेतड़ी, दरीबा ओजियाना और कुराड़ा और आदि जो स्थान है, यहाँ से प्राप्त जो भी तांबा था और उसके जो बने हुए उपकरण थे, उनका प्रयोग कहाँ होता था, राजस्थान के अलावा जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, पंजाब ऐसी जगहों पर भी जो प्रयोग होता था। सुनारी, इसवाल, जोधपुरा, रेड टोंक इत्यादि स्थलों से लोह युगीन जो है सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इन जगह से रेड रेड को कहा जाता ही है, प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक में स्थित जगह है। तो यहाँ से कौन कौन सी चीजें अपन को लोह काल की जो है वो चीजें मिलती है। अतः सरस्वती, द्रजवती, बनास, बेड़च, आहड़, लूनी इत्यादि नदियों की उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहड़, बागोर, गिलोन, गणेश्वर आदि बस्तियों में मिली प्राचीन बस्तियों से एक विकसित और व्यापक संस्कृति का पता लगता है। तो सरस्वती, द्रजवती, बनास, बेड़च, आहड़, लूनी, इन नदियों के पहाड़ों की तलहटी में, या फिर जो है पहाड़ है उनके जो नीचे की जमीन होती है, पहाड़ के नीचे की जमीन होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उपत्यका कहा जाता है। उपत्यका का विलोम क्या होता है, अधित्यका। तो पहाड़ की जो नीचे की जमीन है, नदियां पहाड़ से निकलती है, तो उसके नीचे की जो जमीन है वहां पे स्थित जो है वो आहड़, बागोर, गिलोन, गणेश्वर आदि बस्तियों से मिली प्राचीन वस्तुओं से विकसित और व्यापक संस्कृति जो है वो रही है, उसका पता लगता है। ये सभ्यताएं न केवल स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है, अपितु चित्रकला, भांड शिल्प अर्थात जो है बर्तनों पे बने शिल्प, चित्रकला तथा धातु संबंधित तकनीकी कौशल में पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका आदि देशों की प्राचीन सभ्यताओं से संपर्क में थी। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के जो है वो अपन को ये यूनानी जो है वो सिक्के प्राप्त होते हैं। इससे पता लगता है कि हमारा विदेश से व्यापार रहा है, और ये जो है वो न केवल स्थानीय सभ्यता, मतलब जो है वो लोकल सभ्यता का जो है वो प्रतिनिधित्व करती है, लोकल सभ्यता के बारे में बताती है, बल्कि ये भी बताती है कि जो है वो तकनीक कौशल में जो है वो आदि हम जो है प्राचीन सभ्यता जो पश्चिम एशिया, इराक जैसे देशों से हम क्या थे, संबंध में थे। उसके बाद पूर्व मध्यकालीन राजस्थान, ठीक है। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय। पूर्व मध्यकालीन
पूर्व मध्यकाल काल को राजपूत काल भी कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष का काल भी कहा जाता है, या फिर इसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक बार अगर थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो था पाषाण काल, जिसमें पत्थर का उपयोग किया जाता था। एक आता है ताम्र पाषाण आता है, एक आता है कांस्य युगीन, एक आता है लोह युगीन, जिसे ही क्या कहा जाता था, वैदिक काल भी कहा जाता था लोह युगीन को ही। इसके पश्चात एक आता था अपने महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद आता था मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बाद जो है वो मध्यकाल आएगा, पर मध्यकाल से पूर्व जो है वो एक काल आता है जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अन्य नाम क्या क्या है, इसमें जो है वो राजपूत जाति का जो है वो पूर्व मध्यकाल में उदय हुआ, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, राजपूत काल कहा जाता है। या फिर इसे क्या कहा जाता है, राजपूत काल के अलावा त्रिपक्षीय संघर्ष का काल भी भारतीय इतिहास में इसको कहा जाता है, क्योंकि चेर, चोल और पांडे तीन वंश जो थे साउथ इंडिया में और मिडल इंडिया में, जो है वो मध्य भारत और जो है वो दक्षिण भारत, इनके जो है वो तीन वंश चेर, चोल, पांडे, ये आपस में जो है वो संघर्ष करे थे, इसलिए इस समय जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष का काल भी कहा जाता है। अब अपन थोड़ा सा देखें तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी। जैसा कि बताया, राजपूत जाति का उदय हुआ इस काल में, राजपूत राज्यों की स्थापना हुई। गुप्तों के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल में केंद्रीय शक्ति, जो गुप्तोत्तर काल है उसको ही आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हो कि वो काल जैसे ही समाप्त हुआ या समाप्त होने में था, उसमें जो पूर्व मध्य काल का उदय हुआ, जिसमें राजपूत जाति स्थापित हुई, राजपूत राज्यों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो गुप्त के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार से अव्यवस्था का कारण बना। राजस्थान की गणतंत्र जातियों ने उत्तर गुप्तों की, उत्तर गुप्त अर्थात जो गुप्त थे परंतु बाद वाले जो गुप्त थे, गुप्त के जो मेन राजा हुए उनके बाद जो गुप्त आए लास्ट वाले, उनकी कमजोरियों का लाभ उठाकर, जैसा कि मुगल काल में हुआ था, मुगल काल में जो औरंगजेब के बाद जो भी राजा है उनका फायदा उठाकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स ने जो है वो, मराठाओं ने पहले जो उनका फायदा उठाया, फिर ब्रिटिशर्स ने उनका फायदा उठाया, अंग्रेजों ने। तो इस प्रकार से यहीं पर वही बात की जा रही है कि गुप्त काल में जो बाद के राजा हुए उन्होंने जो है किसका फायदा उठाया, तो उत्तर गुप्तों की कमजोरी का फायदा उठाकर स्वयं को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। यह वह समय था जब भारत पर हुण आक्रमण हो रहे थे। हमने पढ़ा था हुण राजा मिहिरकुल ने क्या कर दिए थे, बौद्ध मठ तोड़ दिए थे बेराट में। उसके बाद हुण नेता मिहिरकुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई। ये अपन बात कर रहे थे, बेराट में बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप आदि जो है वो इसने तोड़ दिए थे। ठीक है, और बिखरी हुई गणतंत्री व्यवस्था को जर्जरित कर दिया था, अर्थात जो बिखरी हुई व्यवस्था को क्या कर दिया इसने, और जर्जर कर दिया। परंतु मालवा के यशोवर्मन, मालवा का यशोवर्मन ने हुणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। मालवा का एक शासक था यशोवर्मन, उसने क्या करा था, 532 ईस्वी में जो है वो हुणों को पराजित किया था। इधर राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी जो राजस्थानी कहलाते थे, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। तो मालवा जो कि पहले जो राजस्थान का भाग होता था, राजस्थान पहले जो है वो आज का सौराष्ट्र, आज का मालवा और आज का राजस्थान जो मेन है, वो तीनों को मिला के जो है वो राजस्थान कहा जाता था। तो मालवा का यशोवर्मन था, उसके अधिकारी जो क्या कर रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि हम जो है वो जो यशोवर्मन से क्या हो जाए, अलग हो जाए, अपने अपने क्षेत्र में क्या हो जाए, अलग राजा बन जाए। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना, कोई भी जो है वो सेंट्रल पावर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो ये जो है वो किसी राजवंश या किसी जो है वो देश का, सभ्यता का पतन होने का कारण यही है कि कोई एक जो है वो सेंट्रल पावर नहीं होती है। एक जो मुख्य शक्ति का केंद्र होना चाहिए, जहाँ से जो है पावरों का डाइवर्जन हो, जहाँ से जो पावरों का विकेंद्रीकरण हो, परंतु उसका एक सोर्स तो जो है वो होना ही चाहिए। तो ये उस टाइम तो पूर्व मध्यकाल में नहीं था। जो है वो अलग अलग राज्य जो है अपने अपने अलग अलग राज्य जो है स्थापित, छोटे छोटे जो है स्थापित करने की क्या कर रहे थे, चेष्टा कर रहे थे, उनकी क्या कर रहे थे, इच्छा रख रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया। अब सेंट्रल पावर नहीं थी तो ये जो है वो उनके लिए आसान हो गया। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। उसके तत्वावधान में राजस्थान में व्यवस्था एवं शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी हुई अवस्था यहाँ पैदा हो गई थी वह सुधर न सकी। उस समय जो है वो समकाल में जो है वो हर्षवर्धन, जो कि बहुत महान राजा माने जाते हैं, तो उसका जो है वो उदय हुआ। अंतिम हिंदू राजा माना जाता है जिसने जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो भाग जीता था भारत का। उसके बाद जो है लगभग 646 ईस्वी हर्षवर्धन का काल जो है वो माना जाता है। इसके बाद जो है वो राजस्थान में व्यवस्था व शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी अवस्था यहाँ पैदा हो गई थी वह सुधर
न सकी। इन राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। इनके बीच जो है वो सामाजिक परिवर्तन का क्या हुआ, एक जो है वो आशा जगी। राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से, सेकेंड सेंचुरी बीसी से छठी सदी तक, सिक्स्थ सेंचुरी एडी तक विदेशी जातियां आती रही और यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला करते रहे। हम जो है वो लगभग बात की जाए तो 800 साल तक जो है वो बात की जाए तो राजस्थान में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी तक विदेशी आक्रमणकारी आते रहे और यहाँ के लोग उसको क्या रहे, सहते रहे। परंतु कालांतर में इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई, इनमें कई मारे गए और कई यहाँ जो है वो बस गए। जो शक या हूण यहाँ बचे रहे, उनका यहाँ की शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट संपर्क स्थापित होता गया और अंततोगत्वा छठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा। तो जो शक और हूण थे जो यहाँ बच गए, वो जो है वो यहाँ पे शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट संपर्क उनका क्या हुआ, स्थापित हुआ। शस्त्रोपजीवी अर्थात जो है वो शस्त्र पे जो जिनका जीवन यापन हो रहा है, जिनका जो है वो शस्त्र पे जीवन यापन हो रहा है, अर्थात जो है राजपूत है, उनके साथ जो है वो निकट संपर्क किनका स्थापित हो गया, हूण का और शकों का। और लास्ट में अंततोगत्वा मतलब एट द लास्ट छठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा। स्थानीय और विदेशी योद्धा दोनों में जो है वो भेद क्या हो गया। तो आगे हम देखें राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व का है। अर्थात जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहाँ से आए थे, इनके बारे में जो है वो अनेक अनेक इतिहासकार विभिन्न मत देते हैं। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है। तो राजपूत जो है वो विशुद्ध जाति से, अर्थात जो है उनका उत्पन्न बहुत ही शुद्ध चीज से हुआ है। इसका मत जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके मत को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बताया गया है कि अग्नि से उनका क्या हुआ है, उदय हुआ है, उनको अग्निवंशी बताया गया है। क्योंकि अग्नि जो है बहुत ही पवित्र मानी जाती है और वो जो है वो देवताओं तक जो है वो पहुंचने का क्या एक माध्यम माना गया है। पुरोहित के माध्यम से जो अग्निकुंड अग्नि वेदिका है उनमें जो यज्ञ हवन किए जाते थे, उसके माध्यम से जो है जिस भी देवता को आप जो है वो जिस भी पर्पस के लिए आप यज्ञ करवा रहे हो वो फुलफिल होता था। किस माध्यम से, तो अग्नि के माध्यम से। तो अग्नि को पवित्र माना गया और इसी कारण से अगर जो है वो राजपूतों को शुद्ध या विशुद्ध जाति से उत्पन्न होना जो है वो रखना है तो उसके लिए उनको क्या बताया, अग्निवंशी बताया। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासू, चंद बरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, दरबारी विद्वान थे, उनका एक प्रसिद्ध जो है वो रचना है पृथ्वीराज रासो। उनका जो है वो इस मत को जो है वो स्वीकार करते हैं। उसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए। तो चूंकि ये कहानी बहुत ही प्रचलित है कि ऋषि वशिष्ठ जो है वो आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ की अग्नि वेदिका से जो है वो 4 जातियां उत्पन्न हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है, ये गुजरात की एक जाति है। इनके अलावा ये जो तीनों और चारों जो हैं 4 वंश उत्पन्न हुए और सबसे अंतिम में जो है वो चौहान वंश उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो ये जो है यज्ञ कुंड से उत्पन्न राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न हुए थे। इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक भाटों द्वारा खूब होता रहा। ठीक है, तो ये कथा जो है उसका प्रचार 16वीं से 16 to 18 सेंचुरी तक भाटों द्वारा जो है वो खूब होता रहा। मनोत नेरसी और सूर्यमल मिश्रण ने इस आधार को लेकर उसको और बढ़ावे के साथ लिखा। तो जो 2 महान जो है वो अपने कवि हुए मनोत नेरसी और सूर्यमल मिश्रण, वो भी इसको क्या करते हैं, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि जो है वो उनकी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अग्निवंश से हुई, अग्निवंशीय माना है उनको। परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी व अव्यावहारिक है। जी हाँ, बिल्कुल। हम जब इसे देखते हैं कि अग्नि वेदिका से किसी जाति का उत्पन्न हो रहा है, किसी जो है वो पुरुष का उत्पन्न हो रहा है या किसी व्यक्ति का उत्पन्न हो रहा है, तो ये सोचने में अव्यवहारिक लगता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है। ये जो है वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, ये जो कहानी के तौर पर लगता है। परंतु ये केवल जो है वो किसके, ये जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब ये केवल जो है प्रतीकात्मक रूप से कहानी है। इसका ये अर्थ नहीं है कि असली में जो है वो यज्ञ किया और उसके माध्यम से जो है वो उत्पन्न हुई जाती है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि यज्ञ किया और जो है वो बाहर बाह्य आक्रमणकारी से, हुणों से, शकों से या फिर बाह्य
आक्रमणकारियों से लोग इतने परेशान थे कि उसके कारण जो है वो यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवाने के लिए उन्होंने जो है वो ठाना था कि अगर यज्ञ होता है तो हम जो है वो इन बाह्य आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए कोई ना कोई हमको जो है बचाने के लिए आएगा, और यज्ञ किया और उसके फलस्वरूप जो है वो भगवान ने इन जातियों को जो है वो एक एक करके भेजा होगा, और इन्होंने जो है विदेशी आक्रमणकारियों का संहार किया होगा। तो ये जो है वो इसकी ओरिजिनल जो है वो थीम है, ये जो प्रतीकात्मक रूप से जो संदेश देना चाहती है कहानी वो ये है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रबरदय ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रु से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। जी वही बात, जब विदेशी आक्रमणकारी जो है वो आक्रमण कर रहे थे उस समय जो है वो विदेशी सत्ता से संघर्ष की आवश्यकता हुई तो 4 वंशों के राजपूतों ने, इन 4 वंश से जो राजपूत थे उन्होंने शत्रु से मुकाबला हेतु स्वयं को जागृत कर दिया, अथवा जो है वो लोग इतने परेशान हुए होंगे कि उन्होंने जो है वो किसी पुरोहित के माध्यम से या किसी जो है वो ऋषि मुनि के माध्यम से जो यज्ञ करवाया, और उसके माध्यम से उन्होंने जो है वो प्रार्थना करी कि हमको इनसे बचाया जाए। तो ये सब जो है वो कहानी का सार है इसका। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया है। जी.एच. ओझा जो कि महान इतिहासकार हुए, सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद, ये जो है वो इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं, ये इसको क्या बताते हैं, निराधार। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा फिर क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि इस राजपूत के हैं सूर्यवंशी हैं, राजपूत के हैं चंद्रवंशी हैं। ठीक है, ये बताने वाले कौन है, जी.एच. ओझा। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों, साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए। तो अब भाई उन्होंने क्या कि वो जो राजपूत हैं वो या तो क्या है चंद्रवंशी है या फिर क्या है सूर्यवंशी है। तो ये जी.एच. ओझा कह रहे हैं, तो इसका प्रमाण क्या है, तो वो बता रहे हैं कि शिलालेख हैं, साहित्य ग्रंथ हैं, मतलब या तो बुक्स हैं या फिर भाटों पे लिखे गए लेख हैं, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज है। प्राचीन काल में जो 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो क्षत्रिय जो हैं उनके वंशज कौन है, तो राजपूत हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यह मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक लोकप्रिय मत कौन सा है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, तो यह है जी.एच. ओझा द्वारा दिया गया कि जो वो क्या है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी है। राजपूतों के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड राजपूतों को शक या फिर सीतियन, शक या सीतियन का अर्थ क्या है, सीधा सा अर्थ है कि उनको क्या बताया गया है, विदेशी बताया गया है। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते थे उल्लेख किया है। तो इसको जो है वो बल देने के लिए, इस मत को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए जेम्स टॉड क्या बोलता है कि कई रीति रिवाज या कोई जो रिवाज जो है वो शक से समानता रखते थे उसका उल्लेख किया है, जैसे कि सूर्य पूजा, सती प्रथा का प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा, ये जो है वो विदेश में जो है वो शकों द्वारा किया जाता था, और ये उन्होंने उससे सिमिलरिटी बताई कि यहाँ के राजपूत भी ऐसा ही करते थे। तो इसके कारण कर्नल जेम्स टॉड बोल रहा है कि जो है वो शक या सिथियन से जो उत्पत्ति हुई है किसकी, तो राजपूतों की उत्पत्ति वहां से हुई है, या वो उनके क्या है पूर्वज हैं। तो सूर्य पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान अर्थात शराब का सेवन, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा, ये इत्यादि इनके जो है वो जो समानता रखने वाले क्या हैं पॉइंट्स हैं, जो शख्स सिथियन और राजपूतों में समानता बताते हैं। दोनों के ये चीजें जो है वो सेम है। टॉड की पुस्तक के संपादक, टॉड की पुस्तक विलियम क्रुक, टॉड की जो पुस्तक है जिसको उन्होंने संपादित किया, इसी मत का समर्थन किया है। विलियम क्रुक भी यही कहता है, परंतु इससे विदेशी वंशीय मत को गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने खंडन किया। जी.एच. ओझा इस मत का खंडन करते हैं कि जो है वो विदेशी या फिर जो है वो शक सिथियन है कौन, राजपूत हैं। ओझा क्या कह रहे हैं, तो ओझा का कहना है कि राजपूत तथा विदेशियों के रस्म रिवाज में जो समानता टॉड ने बताई, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की, वरन उनकी सात्यता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती। अतएव उनका कहना है कि शक, कुषाण, हूणों के जिन जिन रस्म रिवाजों परंपरा का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स ने किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से ही प्रचलित थी। उनका संबंध इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। तो ये सब जो चीजें बताई, सती प्रथा, उसके बाद इन्होंने बताया जो मद्यपान बताया, उसके बाद जो है वो अन्य जो रीति रिवाज बताए, जैसे कि कौन कौन से बताए थे इन्होंने, सूर्य पूजा, मतलब जो भगवान अपोलो की पूजा जो ग्रीक यूनानी करते थे, तो वो सूर्य पूजा विदेशों में ये कह रहे हैं, परंतु भारत में सूर्य पूजा कहते थे। सती प्रथा का प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ जो है, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा, इन सब की पूजा जो भारत में जो वो प्राचीन काल से, सनातन काल से जो चलती आ रही थी, इसका विदेशियों के साथ, शकों के साथ, होणों के साथ, सिथियन के साथ किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है, ऐसा किसका कहना है, जी.एच. ओझा का कहना है। आप जो है वो विदेशों से इसको रिलेट नहीं कर सकती, विशुद्ध रूप से जो है भारत की सनातन संस्कृति का भाग है, और ये किसी भी प्रकार से जो है विदेशों से संबंधित नहीं है। तो
ये चीज जो है ये पैराग्राफ कहना चाह रहे कि हीराचंद ओझा खंडन क्यों कर रहे हैं इस बात का कि वे विदेशी शक या सिथियन राजपूत नहीं है। फिर आते हैं डॉक्टर डी आर भंडारकर। उन्होंने राजपूतों को क्या कहा है, गुर्जर कहा है, और उनका संबंध श्वेत हूणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति की ओर बल देते हैं। तो डी आर भंडारकर फिर से विदेशी उत्पत्ति की ओर बल दे रहे हैं और इनको श्वेत हूणों के स्थापित कर रहे हैं, श्वेत हूणों से इनके संबंध स्थापित करने पर बल दे रहे हैं। इसकी पुष्टि में वो बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और हूणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है। तो जो पुराण है उनमें गुर्जर और हूणों का वर्णन किसके रूप में मिलता है, विदेशियों के संदर्भ में जो है वो गुर्जर और हूणों का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। राजौरगढ़ अलवर का अभिलेख है, उसमें प्रतिहार जाति जो है उसको क्या बताया गया है, गुर्जर बताया गया है। और इन्होंने क्या बोला कि गुर्जर और हूणों को, सबसे पहले बात समझते थोड़ी सी डी आर भंडारकर की बात थोड़ी सी समझे अपन। तो इन्होंने राजपूतों को मतलब राजपूतों को क्या बताया, तो विदेशी श्वेत हूणों से क्या बताया, संबंधित बताया, श्वेत हूणों से संबंधित बताया। क्यों बताया है, तो इसका कारण है श्वेत हूणों से संबंधित क्यों बताया, तो प्रतिहार जो है उनको जो है वो राजौरगढ़ अभिलेख में, राजौरगढ़ अभिलेख अलवर का है, उसमें प्रतिहारों को क्या बताया गया, उसमें प्रतिहारों को बताया गया है गुर्जर। और जो गुर्जर हैं और हूण है उनको जो है वो पुराणों में क्या बताया गया है, उनको पुराणों में बताया गया है विदेशी से संबंधित बताया गया है, शक या हूणों से संबंध, शक से संबंधित है। तो इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि राजपूत जो है वो श्वेत हूणों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मण से उत्पन्न भी माना है। तो ये प्रतिहारों को तो गुर्जर से रिलेट करके विदेशी बता रहे हैं, और दूसरी बात जो बाकी जो 3 बचे उनको किससे रिलेट करते हैं, उनको ब्राह्मण बता रहे हैं। ये चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। चौहान कौन से गोत्र के ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से मानते हैं। गुहिल जो राजपूत हैं जो कि मेवाड़ वाले क्षेत्र में जिन्होंने राज किया, गुहिल वंश में, उनकी उत्पत्ति तो बताते हैं नागर ब्राह्मणों से, चौहानों की उत्पत्ति बताते हैं वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से, और बाकी इनकी जो है ब्राह्मणों से ओवरऑल जो उत्पत्ति बताते हैं। तो चौहान की उत्पत्ति डी आर भंडारकर किससे बता रहे हैं, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से, और जो है वो अपने गुहिलों की उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति किससे बता रहे हैं, नागर ब्राह्मणों से। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्टर ओझा, जीएच ओझा और सीवी वैद्य जो है भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत किया। भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करने वाले कौन, डी आर जो है अपने जीएच ओझा और सीवी वैद्य। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई विदेशी भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। तो जो है वो प्रतिहारों को गुर्जर कहना कोई जाति विशेष की संज्ञा, मतलब कोई जाति को संदर्भित करते हुए नहीं उनको गुर्जर, उनको ये कह के नहीं किया जा रहा है कि प्रतिहार जो है वो गुर्जर जाति से संबंधित है, जबकि उनको गुर्जर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो गुजरात वाले क्षेत्र से संबंधित है, गुजरात पर उनका अधिकार है प्रतिहारों का, इसके कारण उनको जो है वो जो कहा गया है अपने गुर्जर कहा गया है। तो ऐसा किसका कहना है, तो सीवी वैद्य और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का। जहां तक राजपूतों की ब्राह्मण से उत्पत्ति का प्रश्न, ये इस बात का भी खंडन करे कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण से भी नहीं है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी नहीं है चौहान, और जो है वो गुहिल वंश जो है वो नागर ब्राह्मण से भी संबंधित नहीं है। इस बात का भी खंडन कर रहे हैं कौन से, जीएच ओझा और सीवी वैद्य। उसके उत्पत्ति का प्रश्न है वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूत के साथ होने मात्र से है। इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कुछ शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से है, इसलिए ये भी जो है इन्होंने मत को क्या है, अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों में मतैक्य नहीं, अर्थात जो है वो मतों में एकता नहीं है, अर्थात सब मत जो है वो सब इतिहासकार अलग अलग चीजें कह रहे हैं, कोई भी 2 लोग जो है वो सेम बात नहीं कर रहे हैं, इसके कारण जो है वो मतों में एकता नहीं है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। फिर भी डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली हुई है, निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना ही क्या है, उचित है। तो जीएच ओझा का जो है वो सर्वाधिक मान्य मत है, जो कि आपने यहाँ पढ़ा भी था कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है, और वो इसके शिलालेख और साहित्यिक ग्रंथों से इसकी क्या करते हैं, पुष्टि भी कर रहे हैं। और ये बता रहे कि प्राचीन क्षत्रियों के क्या है, वंशज हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत।
उसके बाद पूर्वी मध्यकाल में विभिन्न राजपूत वंशों का उदय, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।